ने केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए अथवा व्यक्तिगत अहम मान्यता में पाला बदला, यह होता है नैतिक भ्रष्टाचार, यह होता है सत्ता की लोलुपता। क्योंकि सत्ता तो आपको इधर भी थी, भाजपा जदयू गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला, जनता ने जनादेश उसको दिया बिहार में, इसके बावजूद पलट के चले जाना यह एक प्रकार का नैतिक भ्रष्टाचार है। और जानते, कुल मिला के एक बात कह दूं, अभी माननीय संजय सिंह जी बहुत सारी बातें गिना रहे थे। मान्यवर, परिवार और परिवारवाद में अंतर होता है। जैसे पूंजी हर व्यक्ति के पास होती है, पर पूंजीवादी हर व्यक्ति नहीं होता है। परिवारवाद और परिवार में अंतर जानते क्या है? पार्टी को अपना परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। परिवारवाद वो होता है कि मैंने अपने परिवार को ही पार्टी मान लिया, इसीलिए जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनमें परिवार के समस्त सदस्यों में, एक सदस्य में नहीं, सभी सदस्यों में अचानक कितनी प्रतिभा दिखने लगती है कि सबके सब पदों पे आ जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का पहले साला था, फिर पत्नी सीएम बनी, फिर दोनों बेटे, फिर बेटी। यही मुलायम सिंह जी के यहां पे था, पहले उनके एक भाई, फिर दूसरे भाई, फिर बेटे, फिर भतीजा, फिर बहू, फिर दूसरी बहू, और उनके बारे में कहा जाता है शायद ऐसे परिवारों का आप एक व्यक्ति नहीं बता सकते जिसके पास कोई ना कोई पद ना हो। ये अंतर होता, मैं पुनः कह दे रहा हूं, पार्टी को परिवार मानना, परिवार को पार्टी मानना, ये है परिवारवाद। पार्टी को परिवार न मान के परिवार को पार्टी। लेकिन इस समय की बड़ी खबर है, राजभर क्लेम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है, और अखिलेश यादव ने कहा है जो जाता है वो चला जाए, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है। दूसरी तरफ जेडीयू में टूट हो सकती है। क्या वाकई ये जो तमाम क्लेम्स हैं ये अपने आप में बड़े हैं या माहौल बनाया जा रहा है? कीर्ति आजाद, आपने अभी तो बड़ी अच्छी बातें हमें सुधांशु जी बता रहे थे कि आर्थिक होती है, नैतिक होती है, परिवारवाद होता है, परिवार की पार्टी होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि समग्र भारतवर्ष के भ्रष्टाचारियों की परिवार वाली पार्टी कौन है? आप जितने भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ से जितने भी भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी लगी हुई है, वो सारे सम्मिश्रण होकर के भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जाकर के मिल गए हैं। पीडीपी इनके साथ ही थी। ईस्ट में आसाम को देख लीजिए, जिनको जेल डलवाना चाहते थे वो विश्व शर्मा इनके अभी मुख्यमंत्री हैं। शुवेंदु अधिकारी जिसके हाथ से पैसे लेते हुए पकड़ा गया, वो आज इनके विपक्ष के इनके नेता हैं। दक्षिण में चले जाएंगे आपको वही मिलेगा। अभी तो ताजा आपने देखा ही है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर यह भ्रष्टाचारियों का परिवार किस तरीके से आगे बढ़ा है। तो यह भ्रष्टाचारियों की पार्टी भी एक बात होती है। इन्होंने कहा एक नैतिक होती है, एक आर्थिक होती है। तो आर्थिक भ्रष्टाचारियों की पार्टी अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अभी 3 दिन पहले भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की गारंटी लेता हूं, लेकिन अभी भ्रष्टाचार की गारंटी ले रहे हैं मोदी जी। सबसे बड़े गारंटी कौन ले रहा है? मोदी मोदी मोदी। तो यह आपके सामने स्पष्ट है। अब इन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड वाले भी आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी आने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इनके पीछे भी ईडी और सीबीआई और आईटी लगवाई हुई है क्या? यदि लगवाई हुई है तो फिर न तो अमीर जी आपको सोचने की जरूरत है, न मुझे सोचने की जरूरत है। जवाब लगी है, समझ लीजिए जवाब सुधांशु। तो यह मैं खत्म कर लूं। आपने तो दोनों से दो बार पूछ लिया, मुझे तो एक बार भी खत्म आप नहीं करने दे रहे। नहीं, यदि ऐसे ही चाहते हैं तो मैं छोड़ दूं। लंबा कहाँ बोला भैया? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। देखो, अभी तो मैं ईडी सीबीआई की बात ही शुरू की थी कि एसपी में किसी के ऊपर लगी है या जदयू पे किसी पर लगी हो ईडी, तो फिर स्पष्ट हो जाएगा। उसमें आपको और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन आएंगे। अपने आप देख लीजिए, जिनके लिस्ट में नाम होगा वो सारे कूद के इधर चले जाएंगे। तो कौन सी बड़ी बात है? लोगों के ऊपर ईडी लगाना, सीबीआई लगाना, आईटी लगाना, डराना। प्रफुल्ल पटेल जिसके ऊपर एयर इंडिया को लूटने का केस लगा हुआ था, जिनकी की प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी ईडी ने, आज वह बैठे हुए हैं। कल सुना है कि शायद केंद्र में जब विस्तार होगा तो शायद वो मंत्री बनेंगे। तो छगन भुजबल क्यों तो जमानत पर है, वो तो जमानत पर है जो आदमी जिनको उन्होंने आज मंत्री बनाया। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बता रहे थे और ऑपोजिशन पार्टी की बैठक में शामिल थे प्रफुल्ल पटेल। लेकिन मैं इस समय सुधांशु त्रिवेदी से रिएक्शन ले लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आप लोगों ने माहौल को, एक सेकेंड सर, आपने माहौल को ऐसा कर दिया है कि कल कांग्रेस ने भी अपने सब विधायकों को हाजिर रहने के लिए बोला है, और उद्धव ठाकरे गुट ने भी बोला है कि जितने विधायक बचे हैं हमारे पास वो भी हाजिर हो जाए। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल माहौल
महाराष्ट्र की वजह से ऑपोजिशन कह रहा है खराब हो रहा है। देखिए, अभी जैसे आपने कहा तो कीर्ति आजाद जी ने कहा कि इन लोगों को ज्यादा बोलने का मौका मिला, मुझे कम। तो विपक्षी तथा कथित एकता में कितना सौहार्द और एक दूसरे के प्रति क्या सहनशीलता है, ये तो डिबेट में ही दिख गया। आपको लेकर बोला था, एक मैं। दूसरे से ज्यादा दिखना है और वह बात बहुत स्वाभाविक है। आपको लेकर बोला मानी हुई बात है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और टीएमसी, हाँ, तो दोनों प्रश्न भी हम ही से हैं मान्यवर, आप दोनों हम ही से। इसीलिए तो आपको ज्यादा समय दे रहे हैं। देखिए क्या हुआ कि तृणमूल कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल है, परंतु यह भी एक यथार्थ है कि राष्ट्रीय दल होकर भी आम आदमी पार्टी सिर्फ 20 लोकसभा सीटों पर सीधी लड़ाई में है। 13 सीटें पंजाब की और 7 सीटें दिल्ली की, वो 42 लोकसभा सीटों पर लड़ाई में। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी अहम मान्यता है और इस कारण से एक दूसरे के प्रति उतनी सहनशीलता नहीं है, स्वाभाविक। अब मैं इस बात का जवाब देता हूं जो कीर्ति आजाद जी ने कहा, शायद आप भूल गए, भ्रष्टाचारियों में सबसे बड़ी पार्टी जानते कौन थी? ये जो पटना में इकट्ठे हुए थे, इसमें कौन कौन थे? इसमें कोयला घोटाले वाले भी थे, इसमें दारू घोटाले वाले भी थे, इसमें भर्ती घोटाले वाली बुआ जी भी थी और चारा घोटाले वाले जनाब की अध्यक्षता में बैठ के अपने अपने घोटाले और परिवार को बचाने की डिफेंस डील कर रहे थे 23 जून को, एक दूसरे के भ्रष्टाचार का डिफेंस। वही जबकि उस समय अमेरिका में चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स हो और चाहे भारत के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन उपलब्ध कराना हो या प्रीडेटर ड्रोन हो, भारत की रक्षा की डिफेंस डील मोदी जी कर रहे थे और पटना में अपने अपने भ्रष्टाचार की डिफेंस डील वो कर रहे थे। जो मैं कीर्ति जी को याद दिला दूं, आपके गृह राज्य में लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, जब भाजपा कभी सरकार आई नहीं थी और मोदी जी अमित शाह जी का राजनीति में नाम नहीं था। उस जमाने से जो लोग जेल में गए वो 2014 के बाद आके जब छाती पीटते हैं कि हाय हमको विक्टिमाइज किया जा रहा है, जिनको हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए, उनको अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आते जाते जेल से देखते हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचारी कौन है, भ्रष्टाचारी नहीं है। पृथ्याज चौहान मेरे से जुड़े, फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के, इस समय मैं उनको भी चर्चा में लेके आना चाहता हूं। पृथ्याज चौहान मेरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्याज जी, आपका स्वागत है आज। लेकिन पृथ्याज चौहान जी, सवाल मेरा यह है, अमीश देवगन बोल रहा हूं। आपसे मेरा सवाल है, इस समय एनसीपी के जो विधायक टूट के गए, उनका यह कहना है राहुल का नाम आगे हुआ इसलिए माहौल खराब हुआ, राहुल के साथ शरद राव पवार का आना हमें गवारा नहीं था। देखिए, एनसीपी के जो बागी विधायक है वो क्या कहते हैं उसको अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव यह है कि एनसीपी में बंटवारा हो गया है और मोदी जी ने जिस पार्टी को 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी घोटाले वाली पार्टी 70,000 करोड़ का घोटाले की बात की, उसी अजीत पवार को उन्होंने स्वीकार किया है और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब उनके बंटवारे के क्या कारण है उसे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव यह है कि क्या अजीत पवार के पास 2/3 विधायक है? अगर 2/3 विधायक नहीं होंगे तो इनका ये सारा प्रयास असफल रहेगा और ये सभी के सभी निलंबित हो जाएंगे, सभी के सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आता हूं 20 सेकंड में। पृथ्वीराज चौहान साहब की बात का जवाब, आपने जिनको भ्रष्टाचारी कहा उन्हीं के साथ आ गए और मेरे पास एक आंकड़ा भी है और मैं वो आंकड़ा लेकर आया हूं। अजीत पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के जांच के शक के घेरे में है। छगन भुजबल पर 2015 से ईडी के 2 केस दर्ज हैं। प्रफुल्ल पटेल पर तो इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से पूछताछ भी हो चुकी है। हसन मुशर्रफ पर तो अभी हाल ही में ईडी ने ठिकानों पर छापे मारे थे। मैं इन 3 नेताओं के नाम बता रहा हूं आपको, 4 नेताओं के नाम बता रहा हूं आपको, जिसमें से 2 पर तो ठीक ठाक केस है। व्हाट इज योर व्यू? मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा क्योंकि बात हो रही है 15 पे केस है, 10 पे केस है, उन 10 की हमें जानकारी नहीं है। जिन 2 पर बड़े केस है उनकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। टोटल 4 नाम है। अमीश जी, आपने कहा कि जिन 3 नेता शक के घेरे में हैं, यहां तो जांच एजेंसियों द्वारा शक के घेरे में, पर मुझे आश्चर्य होता है राजनीतिक दलों के प्रवक्ता आकर अपनी ही पार्टी के भ्रष्टाचार का सबूत देने लगते हैं। अब बताइए, मानी चौहान साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अगर यह मान लिया जाए, अभी जो शक है यदि वो यकीन में मान लिया जाए कि वो घोटाला हुआ था, तो किसकी सरकार में हुआ था? कांग्रेस की सरकार में। मतलब कांग्रेस पार्टी आज कह रही हां जी हमारी सरकार में घोटाला हुआ था।
यानी अपने को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देना। अभी जैसे कीर्ति आजाद साहब कह रहे थे, यदि हम उनकी पार्टी को देखें तो जिस शारदा और नारदा स्कैम को ऑफिशियली कहती है तृणमूल कांग्रेस कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था, अचानक वो अपने को सर्टिफिकेट देने लगते हैं, हां जी घोटाला हुआ था, हमारे घोटाले के लोग वहां चले गए। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि इन लोगों का मुख्य तर्क क्या है। ये लोग मोदी जी के विरोध में आकर अभी जो चीज जांच के दायरे में है उसमें अपने ही को भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट देने लगते हैं। ऐसा विचित्र और हास्यास्पद तर्क मेरे विचार से इससे पूर्व में भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अपने ही को भ्रष्ट सिद्ध करने लगते। ओके, पृथ्वीराज चौहान, बीजेपी कह रही है आप अपने आप को भ्रष्ट सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। आप देखिए 4 दिन पहले मोदी जी ने भोपाल के कार्यकर्ताओं के शिविर में क्या कहा था। 4 दिन पहले मेरे ख्याल से त्रिवेदी जी वहां पे होंगे। मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ नेता 70,000 करोड़ के कोऑपरेटिव बैंक और सिंचन घोटाले में लिप्त है। अगर मोदी जी को इसकी जानकारी है तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं करते है? उस कार्रवाई के जो सूत्रधार है उनको आप डेप्यूटी सीएम बना रहे हैं। देखिए, सत्ता पाने के लिए मोदी जी किस हद तक जा सकते हैं, इसकी लिमिट हो चुकी है। देश में लोकसभा में महाराष्ट्र का चुनाव, लोकसभा में अच्छे सांसद जिताने के लिए जहां पे आप हार रहे वो जिताने के लिए किस हद तक मोदी जी जा सकते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। स्वयं मोदी जी कहते हैं अपने कार्यकारिणी की बैठक में कि 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटाला है। उन्होंने नाम लिए कोऑपरेटिव बैंक का, सिंचन घोटाले का। इसका कौन सूत्रधार है? पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, लेकिन टूट भी तो दल ही रहे हैं, डेप्यूटी सीएम बना रहे हैं। नहीं, अब टूट भी तो दल ही रहे हैं। अगर आप खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है, बीजेपी तो नहीं कह रही, उनके पुराने सहयोगी राजभर कह रहे हैं कि मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कई विधायक संपर्क में हैं। अब जेडीयू टूट सकती है, वहां तो क्योंकि नीतीश कुमार अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे जिस तरह की खबरें हैं, तो उनको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर गलतियां कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की भी है? अगर शरद राव पवार को पता था कि अजीत दादा पवार ज्यादा कॉम्पिटेंट है तो उन्होंने सत्ता क्यों सौंपी सुप्रिया सूले को? ये सवाल उठेंगे। देखिए, एनसीपी के अंदरूनी मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वास्तव यह है कि जो भी विधायक टूट के गए हैं उन सब के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी। मैं और सभी ज्यादा नाम आपको सुना सकता हूं। अब ये सारे के सारे विधायक जो है, जो सब्जेक्ट मिनिस्टर थे, जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई चल रही है, उनकी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है वैसे मिनिस्टर की लॉन्ड्रिंग हो गई, सारे मिनिस्टर की लॉन्ड्रिंग होगी। ठीक है, ठीक है। मैं तो संजय सिंह की कार्रवाई क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्रवाई है, क्या होगा इस कार्रवाई का? संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? संजय सिंह, आप परिवारवाद पर बड़ी प्रामाणिकता से बोलते रहे हैं। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि देखिए, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि ईडी ने का प्रेशर आया वो चला गया, वो एक सवाल हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कॉम्पिटेंस को दरकिनार करना भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को महंगा पड़ रहा है और विपक्षी दलों को भी ये सोचना पड़ेगा? दे हैव टू थिंक अबाउट दिस। देखिए, पहली चीज तो मैं आज के कार्यक्रम में ना पृथ्वीराज चौहान जी की कोई बात मानूंगा और ना ही जो कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं उनकी बात मानूंगा। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यक्रम में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री सुधांशु त्रिवेदी जी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात मानूंगा। और ये सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला। तो ये तो 2 दिन पहले 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी ने पकड़ा था भोपाल में। मैं पृथ्वीराज चौहान जी की बात नहीं मान रहा हूं, मैं कीर्ति आजाद जी की भी बात नहीं मान रहा हूं और मैं आपकी भी बात नहीं मान रहा हूं महेश देवगन जी। मैं तो सुधांशु त्रिवेदी जी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात मान रहा हूं। उन्होंने कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला एनसीपी का हमने पकड़ लिया है, सिंचाई घोटाला पकड़ लिया है, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला पकड़ लिया है, खनन का घोटाला पकड़ लिया है। पटना के मीटिंग में इनको इतना याद है कब कौन 97 में क्या घोटाला किया था। अरे भाई, हेमंत विश्व शर्मा पे सीबीआई की ईडी की जांच
आपके राज में चली, उसको अपनी पार्टी में शामिल करके